माँ जी, आप यहाँ कमरे में अंधेरा करके कब तक बैठी रहेंगी? इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। मैं जानती हूँ कि आपका और बाबूजी का बंधन बहुत पुराना और एक मजबूत कड़ी से बंधा था। लेकिन उम्र और इस जिंदगी पर किसी का बस नहीं चलता और आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस करती हैं? मैं हूं ना, आपका दर्द बांटने के लिए। हाँ मेरी बच्ची, एक तुम्हारी वजह से ही तो मैं अब तक जिंदा हूँ, वरना सरिता जी की हंसते खेलते जीवन में कभी इस तरह भी अंधेरा छा सकता है, यह वह सोच भी नहीं सकती थी। दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह सिर उठाकर जी सकें। दोनों बेटों की नौकरी लगते ही वह दूसरे शहरों में जाकर सेटल हो गए थे, तो सरिता जी अपने पति पंकज जी के साथ शांतिपूर्वक गांव में ही अपना जीवन बिता रही थी। 2 मंजिले मकान में ऊपर की मंजिल पर एक अच्छा सा परिवार किराए पर रख रखा था और नीचे वह दोनों खुद रह रहे थे। आसपास पुराने पड़ोसी और मित्र थे, दोनों को ही अच्छी कंपनी मिल जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक रात के समय पंकज जी के सीने में दर्द हुआ, जिसे पहले तो गैस समझा, फिर अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि वह हार्ट अटैक था। मृत्यु ने इतनी मोहलत भी नहीं दी कि बेटे बहू आ पाते। उससे पहले ही सरिता जी को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। सरिता जी तो जैसे पति की मौत के बाद बिल्कुल बेसुध सी हो गई थी। उस 10 मिनट के अंदर उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। सरिता जी की हालत देखकर मित्रों एवं पड़ोसियों ने बहुत समझाया कि दोनों बेटों अपनी परिवार के साथ आएं और मां को दोनों तरफ से कंधे पकड़कर सहारा दिया। शोक मगन सरिता जी को पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है। पति के अंतिम संस्कार के बाद जैसे कोई कहता वह वैसे ही करने जाती। फिर धीरे धीरे उनके सेंस लौटने शुरू हो गए और उन्होंने ध्यान दिया कि घर में क्या हो रहा है। यह ध्यान भी तब शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके गांव के कुछ लोग शोक प्रकट करने आए हैं और बेटों ने उन्हें अप्रैल की भीषण गर्मी में बरामदे में बिठा दिया। वह अंदर से देख रही थी और उन्हें बुरा लग रहा था कि वह इतनी गर्मी में बाहर बैठे हैं। पास बैठी पुरानी घरेलू सहायिका से उन्होंने कहा, इनके लिए ठंडा पानी ले जाओ। यह देखकर उन्हें लगा और बड़ी बहू ने छोटी बहू की तरफ व्यंग से इशारा किया। वह समझ गई कि कहना चाह रही हैं कि पति की मृत्यु जैसे बड़ा दुख होने पर भी उनका ध्यान दूसरों पर है। उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब बाकी सारी बातों पर उनका ध्यान चला गया। उन्होंने और उनके पति ने हमेशा आर्थिक सामाजिक स्तर का ध्यान रखे बिना घर आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान किया था। आज उनके बेटों ने गरीब और देहाती कहकर इतनी गर्मी में उन लोगों को अंदर तक नहीं आने दिया जो शोक प्रकट करने आए थे। यह उनका घर था और वह अपने घर में ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। उनके बेटे सबको निर्देश देते घूम रहे थे। पिता के ना रहने पर उन्होंने खुद ही घर के मालिक का स्थान ले लिया था। 13वीं तक का सारा कार्यक्रम ठीक से निपट गया और रिश्तेदार भी आप सब लौट चुके थे। दोनों बेटे उनका बहुत ध्यान रख रहे थे। बहुएं तो उनके आगे पीछे घूम रही थी। सब काम निपट जाने के बाद बेटों ने सरिता जी से कहा, माँ चलकर जरूरी काम निपटा लेते हैं, आप अकेली क्या क्या देखेंगी। इसलिए एफडीआर लॉकर के सम्मान की ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह हम दोनों के नाम आ जाए, जिससे आपको झंझट से छुटकारा मिले। वह समझ गई कि बेटे क्या चाहते हैं और उनके साथ बैंक चली गई। लेकिन बैंक पहुंचकर उन्होंने मैनेजर से बात करके लॉकर, एफडीआर और अकाउंट में बेटों को नॉमिनी बना दिया। हर जगह उनका और पति दोनों का नाम था। पति के ना रहने पर जरूरी कागजात प्रस्तुत करने के बाद सब कुछ उनके नाम आ गया था और अब उन्हें नॉमिनी की आवश्यकता थी जो उनके ना रहने पर संपत्ति का मालिक बन सके। बेटे को तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि माँ अभी भी सब कुछ संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सरिता जी को समझाना शुरू कर दिया।
कि माँ पैसा और कीमती सामान सब समेटो और हमारे साथ चलिए। आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगी? ऊपर के घर तो किराया मिल ही रहा है, नीचे का घर भी किराए पर उठा देते हैं और फिर बाद में अच्छे दाम मिलने पर बेच देंगे। बहुओं को भी आज कोई एतराज नहीं था उनके अपने साथ चलने से, क्योंकि पैसा और संपत्ति जो मिलने वाली थी, यह वही बहुएं हैं जिन्हें सास की छोटी छोटी बात का इतना बुरा लग जाता था कि वह घर में बखेड़ा खड़ा कर देती थी। और आज उसी सास की सेवा के लिए वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं। हालांकि जब भी कभी तीज त्योहारों पर बेटे बहुएं आते थे तो वह उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। उनकी जैसी मर्जी होती, बहुएं जिस तरह से रहना चाहती रहती थी, जहां जाना चाहती जाती थी। वह और उनके पति कुछ नहीं कहते थे। सरिता जी सोच रही थी, जिन बेटे बहुओं ने पिता के जीते जी अपने माता पिता को एक बार भी अपनी मर्जी से अपने साथ चलकर रहने के लिए नहीं कहा, वह आज अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रही हैं। जिन बहुओं ने आज तक उन्हें एक गिलास पानी तक भी उठाकर नहीं दिया था, वह आज बार बार उनके खाने पीने की सहूलियत में जुटी हुई थी। और छोटी बहू तो आंगन में बैठ सरिता जी की इतनी खिदमत में लगी हुई थी कि एक पल के लिए भी हाथ से पंखा झूलना नहीं भूल रही थी। वह वही बहू थी जब सरिता जी अपने पति के साथ अपने छोटे बेटे के घर आए हुए थे। पंकज जी को कुछ सीने में दर्द की समस्या ज्यादा बढ़ गई थी, तो बेटे ने उनके इलाज के लिए अपने पास बुला लिया था, यह कहकर कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन्हें डॉक्टर के दिखाने के लिए बार बार गांव और शहर के बीच झूलता रहा हूँ। एक दिन पंकज जी को नींद नहीं आ रही थी, शायद गाड़ियों के शोर शराबे की वजह से वह परेशान हो रहे थे, इसीलिए वह रात में टीवी देखने लगे। ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 11 ही बजे थे, तो कुछ देर बाद ही बहू अंदर से दंदनाते हुए आई और पंकज जी के हाथ से रिमोट छीन छीनकर टीवी बंद कर दिया और तनक कर बोली, यह आपका गांव नहीं है कि जो जी में आएगा वह करेंगे। यह मेरा घर है और यहाँ वही होता है जो मैं कहती हूँ। अब जाइए यहाँ से, चुपचाप कमरे में जाकर सो जाइए, वरना। इतना कहकर बहू मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। बहू की बातें सुनकर पंकज जी नम आंखों से वहीं दम से सोफे पर बैठ गए थे। यह सब सरिता जी दूसरे कमरे से देख रही थी और अपने पति की हालत देख उनकी आंखों में आंसू उतर आए थे। बहू के व्यवहार से सरिता जी का मन उन दोनों की तरफ से खिन्न हो गया था और दोनों अगले ही दिन वापस लौट आए थे। बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो। करीब 6 महीने बाद बड़े बेटे ने फोन किया, माँ आपके पोते का परसों जन्मदिन है। आपका पोता जिद कर रहा है कि अगर आप दोनों नहीं आए तो वह केक नहीं काटेगा। दोनों जाना तो नहीं चाहते थे, पर वह छोटे से बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी बड़े बेटे के घर पहुंच गए। पोता दूर से देखते ही दादा दादी से लिपट गया। केक काटने की बारी आई तो पोते ने जिद करके दादा दादू के हाथ से ही केक काटा तो बहुओं का मुंह बन गया था। सरिता जी सब समझ रही थी, पर वह बेचारी अपने 8 साल के पोते को कैसे समझाती। केक कटिंग के बाद सब मेहमान खाना खा रहे थे। खाना खाते समय पंकज जी ने जैसे ही रसगुल्लों का ढूना उठाया तो उनके हाथ से वह कागज का ढूना तिरछा हो गया था, जिस कारण रस मेज पर फैल गया। तो बहुओं ने सब मेहमानों के सामने ही पंकज जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। पंकज जी बेचारे खिसियाने बच्चे की तरह उस बिखरे हुए रस को देख रहे थे। सरिता जी दौड़कर गई और कपड़ा लाकर मेज को साफ किया। बेटा चुपचाप बहू की बगल में खड़ा रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अभी अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ था कि दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चल दिए थे और आज यही बच्चे पिता के मरते ही माँ के आगे पीछे घूम रहे हैं। सरिता जी बोली, तुम सबकी अपनी जिंदगी है जिसमें तुम लोग किसी का दखल नहीं चाहते, इसीलिए मैं और तुम्हारे पापा ने कभी भी किसी बात पर एतराज नहीं किया। बेटे बोले, हाँ यही तो सही है,
तब वह बोली, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी हर बात को हमने उसी तरह स्वीकार कर लिया जैसे तुम स्वीकार करते हो? अब तक अपने लाइफस्टाइल को मॉडर्न और श्रेष्ठ समझने वाले बच्चे चौंक गए। एक बेटे ने पूछा, इसका क्या मतलब है माँ? क्या आपको हमारे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा? उन्होंने कहा, अच्छा लगेगा, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी है, जिसमें तुम्हारी इच्छाएं होती हैं और वही होता है जो तुम लोग चाहते हो, उसी तरह से हमारी भी जिंदगी है, हमारी चाहते हैं, मित्र हैं और लाइफस्टाइल है। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? बेटे बहू वे चौंक उठे। क्या माँ भी अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत कर सकती है? यह तो उन्हें पता ही नहीं था। दूसरा बेटा कुछ नाराज होकर बोला, आप नहीं जाएंगी तो आप अजनबियों के बीच अकेले रहेंगी। कुछ हो गया तब क्या होगा? उन्होंने कहा, यह अजनबी नहीं है, इनके साथ मैंने और तुम्हारे पापा ने जिंदगी का एक लंबा सफर गुजारा है। हम सबके घर एक साथ बने, हम सबकी आयु लगभग बराबर है, इसीलिए हमारी समस्याएं भी एक जैसी हैं। घर में काम करने वाली सालों से काम कर रही है, बहुओं से कहीं अधिक वह मुझे और मेरी जरूरतों को जानती है। थोड़ा रुक कर वह आगे बोली, सबसे बढ़कर यह मेरा घर है जहां मैंने और तुम्हारे पापा ने एक साथ जिंदगी बिताई है। वह अब नहीं है, पर यहाँ उनका एहसास है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेटे बहुओं को नहीं पता था कि इतनी शांत, सरल, मितभाषी और हमेशा एडजस्ट करने वाली माँ अंदर से इतनी स्ट्रांग है। जब दोबारा उन्होंने कहा कि कहीं आपके साथ पैसों का फ्रॉड ना हो जाए, तब सरिता जी बोली, मैं और तुम्हारे पापा जीवन साथी थे, इसीलिए उन्होंने हर काम में मुझे अपने साथ रखा, चाहे वह घर के कागज हो, टैक्स हो, कोई बिल हो या इन्वेस्टमेंट हो। सबके बारे में मुझे पता है और मैं आसानी से इन सब कामों को हैंडल कर सकती हूँ। वह जानती थी कि जब तक उनके हाथ में संपत्ति है तब तक उनका सम्मान सुरक्षित नहीं। तो बेटे बहू को सब कुछ सौंपने के बाद वह बेचारी माँ बनकर रह जाएगी। बहुओं ने भी प्रयास किया और कहा, मम्मी जी, क्या आपको हमारा रहन सहन अच्छा नहीं लगता? आपने कभी मना क्यों नहीं किया? सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, रहन सहन सबका एक जैसे कैसे हो सकता है बहू? और फिर जैसा कि तुम लोग कहते हो, पुरानी जनरेशन के विचार अपनाना मुश्किल है, वही मैं भी कह रही हूँ। मेरे लिए भी नई जनरेशन के विचार अपनाना मुश्किल है। तुम लोगों भी तो यही पर मेरे साथ मेरी तरह से नहीं रह सकती, तो फिर मैं अब इस उम्र में खुद को क्यों बदलूं? बेटों के चेहरों पर यह बाप की आखिरकार एक दिन तो उन्हें संतान की सहजता लेनी पड़ेगी। पढ़कर उन्होंने कहा, भविष्य के लिए मैं कुछ नहीं सोचती, जब जो होना होगा होगा, लेकिन पहले से ही मैं हथियार डालकर जिंदगी से लड़ना बंद कर दूं क्यों? और फिर बेटों की पीठ थपथपाते हुए बोली, मुझे जरूरत होगी तब तुम्हें को ही बुलाऊंगी, और यह सब जो मेरा है सब तुम्हारा ही तो है, पर अभी मेरा आराम करने का समय पूरी तरह से नहीं आया है। सहेलियां, पड़ोसियां, फुलवारी सहजता और किराएदार परिवार मेरा परिवार बन गया है। तुम लोग निश्चित होकर जाओ। बैंक बैलेंस और संपत्ति आपस में बांट लेने और माँ को हर दिशा में एडजस्ट कर ही लेती है, इसीलिए हमारे साथ बारी बारी से बनी रहेगी। यह सोचने वाले दोनों बेटे और संपत्ति पाने के बाद उनका क्या करना है, यह प्लान बनाने वाली दोनों बहुएं चुपचाप लौटने की तैयारी कर रही थी और इस बात से खुश हो रहे थे कि चलो माँ के मरने के बाद सब कुछ, पैसा, सारी जायदाद उनकी ही होगी, क्योंकि अब तो माँ ने उन्हें अपनी जायदाद का नॉमिनी ही बना दिया है। बेटे बहुएं आज सरिता जी के साथ दौलत के लालच में हर तरह से एडजस्ट करने को तैयार थे। एक दिन सरिता जी बाथरूम से निकल रही थी कि उनका पैर फिसल गया और उनके एक पैर में बहुत ज़्यादा चोट आने के कारण वह बिस्तर पर आ चुकी थी। यहाँ तक कि वह सारे काम बिस्तर पर ही करने के लिए मजबूर हो गई थी। सरिता जी ने बेटों को फ़ोन करवाया तो वह 2 दिन बाद सरिता जी को देखने पहुँच गए। बेटे ने माँ की हालत को देखकर दुखी होने का दिखावा किया और दोनों बहुएं तो बस सरिता जी को दूर से ही देख रही थी।
सरिता जी बोली, बच्चों अब मेरा आराम करने का समय आ गया है। इस माँ को अब तुम्हारी सेवा की जरूरत है। माँ, यही आप क्या कह रही हैं? हम यहाँ रहकर आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? जब तक आप ठीक होंगी हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। हम आपकी देखभाल के लिए एक मेड रख देंगे, वह आपका सारा काम कर दिया करेगी। सरिता जी बहुओं को परखने के लिए उनकी तरफ उम्मीद से देखा तो दोनों सरिता जी से नजरें चुराने लगी। सरिता जी समझ गई कि बेटों को अपने बैंक बैलेंस का नॉमिनी बनाते ही उन्होंने अपनी माँ की तरफ से कन्नी काट ली। उन्हें पूरा विश्वास था कि माँ के बाद तो सारा पैसा उनका ही होगा। सरिता जी के घर कई सालों से काम करने वाली शीला उनकी देखभाल में दिन रात जुट गई। उसे बेवक्त आने जाने में परेशानी होती थी तो सरिता जी ने उसे अपने घर का एक कमरा उसे और उसके बच्चों को दे दिया। बेचारी विधवा थी, पहले भी सरिता जी उसकी हर तरह से मदद करती रहती थी, उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। शीला की सेवा पाने से सरिता जी 2 महीनों में एकदम स्वस्थ हो गई। एक दिन वह अपने बैंक गई और अपनी सारी एफडीआर और बैंक बैलेंस का नॉमिनी शीला को बना दिया। यहाँ तक कि सरिता जी के पति ने जो 10 बीघा जमीन रोड के किनारे खरीदी थी वह भी और घर सब शीला के नाम कर दिया। बेटों को जब यह सब पता चला तो हवा की रफ्तार से भी तेज दौड़ते हुए चारों सरिता जी के पास आ पहुंचे। माँ, आपने यह सब क्या कर दिया? आपके बेटे बहू क्या मर गए थे जो सारी जायदाद शीला के नाम कर दी? एक बेटा बोला, मुझे इसी बात का डर था। तो सरिता जी की बड़ी बहू तुनक्कर बोली, मुझे तो पहले ही इस शीला के लक्षणों का पता था, जरूर इसी ने माँ जी को बहला फुसला कर सब अपने नाम करवा लिया होगा। कहकर सरिता जी की बहू ने शीला की चोटी पकड़ ली तो सरिता जी ने खींचकर एक तमाचा अपनी बड़ी बहू के गाल पर जड़ दिया। खबरदार, उसे हाथ भी लगाया तो यह बाल मैंने कोई धूप में सफेद नहीं किए हैं जो मैं किसी के बहकावे में आ जाऊंगी। मैंने यह सब अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में उसके नाम किया है। पर माँ, आपने ऐसा क्यों किया? इन सब पर तो हमारा हक था ना। हक? किस हक की बात कर रहे हो बेटा तुम? हक तो तुम्हारा वह भी था कि तुम अपनी इस बीमार माँ की सेवा करते, लेकिन नहीं, तुमने सोचा कि अब इस माँ की तुम्हें क्या जरूरत, कौन इस बुढ़िया की अब पाटी सुसु साफ करेगा? और वह सारे बहाने बनाकर मुझसे छुटकारा पाकर चले गए। एक माँ तो कभी अपने बच्चों की सुसु पोटी साफ करने से नहीं कतराती, कोई बहाना नहीं बनाती। दिन में 10 बार भी वह हंसकर उस बच्चे को साफ करती है। फिर वही बच्चे अपने असहाय माँ बाप की सेवा करने से क्यों कतराते हैं? अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बेटों ने सिर झुका लिया तो बड़ी बहू बोली, लेकिन आपने तो जमीन के बारे में हमें कभी नहीं बताया, वरना हम भी आपकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। तो सरिता जी को हैरानी से देखने लगे। सरिता जी मुस्कुराकर बोली, शायद इसीलिए तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें यह सब के बारे में बताने से मना किया था, ताकि मैं बुरे वक्त में अपने बच्चों के रंग देख सकूं। तुम लालच में मेरी सेवा करते, लेकिन उस बच्ची ने बिना निस्वार्थ के मेरी दिन रात सेवा की। तुम्हें तो यही लगा कि माँ ने हमें अपनी सब चीज का नॉमिनी बना दिया, तो वह अब उसके मरने के बाद सब तुम्हारा ही होगा। अपनी माँ की बात सुनकर चारों सरिता जी के पैरों में गिर गए, लेकिन सरिता जी समझ चुकी थी और उन्होंने उन बच्चों को माफ करने से इनकार कर दिया और गुस्से से बोली, तुम जैसे निस्वार्थ बच्चों के साथ आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं, चले जाओ तुम यहाँ से। चारों बच्चे अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए और शीला ने भी सरिता जी के प्रति एक बेटी का फर्ज पूरी निष्ठा के साथ निभाया। सरिता जी भी शीला और उसके बच्चों के साथ खुश रहने लगी थी। उन्होंने कभी पलटकर अपने बेटे बहू की तरफ नहीं देखा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।